अंकित पर। तो कुछ बच्चों को तो पहचान होगी, ठीक है। कुछ समय पहले मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही थी और अभी मैं बैंकिंग की क्लासेस नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास और दूसरे एग्जाम्स हो गए हैं काफ़ी सारे, है ना। तो आर के महतो सर और इंग्लिश वाले जो दूसरे सर हैं उनके साथ आप, अतुल सर के साथ आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज एक प्रोफाइल है जो कि आईबीपीएस ही कराता है, एसओ की वैकेंसी होती है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, ठीक है। और हम लोग जो हैं जनरली क्लर्क्स और उसके बाद पीओ के बाद शायद और प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं क्योंकि उतना, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर पा रहे होते। तो आज एक जॉब प्रोफाइल के बारे में हम आपको बताएंगे जो है आपका आईबीपीएस एसओ, यानी कि जितने भी शेड्यूल्ड आपके बैंक्स हैं उन सभी में इसकी एक वैकेंसी ओपन होती है और अलग अलग प्रोफाइल पर होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वालों की अलग होती है, ठीक है, मैनेजमेंट वालों की अलग होती है और इसी तरह से एक प्रोफाइल होती है आपकी, ठीक है, राजभाषा अधिकारी। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूंगी एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे पर्सन से जो ऑलरेडी इसी एग्जाम को क्रैक करके अभी बैंक में आईबीपीएस एसओ के एग्जाम को क्रैक करके बैंक में एसओ वर्किंग है और सेम प्रोफाइल पर सर काम कर रहे हैं। सर की फोटो तो अभी आपने देख ही ली है, अब सर साक्षात आपको दर्शन देंगे, ठीक है। आशुतोष उपाध्याय सर, जो कि अभी लास्ट ईयर ही इन्होंने जॉब ज्वाइन किया है और अभी इसी प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं। इस एग्जाम के बारे में और इस एग्जाम में कितने स्टेजेस होते हैं, किस तरह से चीजें रहती हैं, क्या सैलरी मिलती है, तो सबसे बड़ा देखिए बच्चा, क्योंकि हमारे पास या हम खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहली चीज मन में यही आती है कि अच्छा ये अगर क्रैक कर दिया तो मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना, कितने पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। और उस एक पर्सपेक्टिव को नजरिए में मतलब रखते हुए ही हम एग्जाम की तैयारी करते हैं कि बड़ा एग्जाम है, बढ़िया सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सैलरी है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसकी क्या योग्यता है, क्या एज है, एवरीथिंग अबाउट एग्जाम सर आपको इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा इसकी कहाँ पे क्लासेस होती हैं, किस तरह का पैटर्न रहता है, उन सब में भी हम चर्चा करेंगे। तो सर एक बार सारी चीजें बताने के लिए, है ना, आपके पास है ही माइक, कंटिन्यू। नमस्ते बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित में। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि आप बैंकर्स बनने का सपना देखने के बाद ही चैनल से जुड़े हुए हैं और एक बैंकर बनना निश्चित रूप से हमारे इलाके के लिए ओके हाँ ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब आप बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपका सपना है कि बैंक ज्वाइन किया जाए। तो जब बैंक ज्वाइन करना ही है तो क्यों ना ऐसे लेवल पर ज्वाइन किया जाए जो आपको सैलरी भी अच्छी दे, प्रेस्टिजियस जॉब दे और साथ ही साथ एक ऐसी आरामदायक नौकरी दे जिसको लेकर के आप महसूस करें कि हाँ यार ठीक है, बढ़िया नौकरी, देर से मिली, वो कहते हैं ना देर आए पर दुरुस्त आए। तो वो वाली स्थिति के बारे में आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए आज आपके सामने हाजिर हूं। बात करेंगे आईबीपीएस एसओ। आपको सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो ये है बच्चों कि इसका नोटिफिकेशन आपको अगले 2-4 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। इस साल की ये सबसे बढ़िया वैकेंसी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि एसबीआई पीओ का निकल चुका है, एसबीआई लॉ ऑफिसर का भी निकल चुका है, तो अब आईबीपीएस का ही नंबर आता है। तो आईबीपीएस में जो है पीओ का आना चाहिए, एसओ का आना चाहिए, दोनों में से किसी एक का आपको अगले 5-4 दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। आईबीपीएस की एक और अच्छी बात आपको पहले से ही बता देता हूं, क्योंकि आप बैंकर्स बनने का सपना देख रहे हैं, बैंकर बनना है, तो आपको पता ही है कि आईबीपीएस कैसे काम करता है। भैया आईबीपीएस अगर संस्थाओं की बात करें, सरकारी भर्तियां जो आयोजित कराते हैं उनमें सबसे फास्ट माना जाता है। एक बार कोई एग्जाम डेट निर्धारित कर दी तो भैया ये पीछे नहीं हटता, कोई डिले नहीं है। एकमात्र ऐसी संस्था है जो 7 से 8 महीने में आपको तनख्वाह देना शुरू स्टार्ट कर देती है। तनख्वाह देने की बात कर रहा हूं, ज्वाइनिंग, डीवी, ये सब नहीं, 9 महीने के अंदर आप पहली सैलरी प्राप्त कर चुके होंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बढ़िया से प्रोसेस अगर टाइम से कंप्लीट आपने कर लिया तो बहुत ही बढ़िया नौकरी है दोस्तों। आपको पूरी जानकारी के साथ आज पूरा लेके चलूंगा और जैसे नोटिफिकेशन आएगा फिर एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर आ जाएगी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम कि भैया बैंक में भर्ती कौन कौन कर सकता है। तो बैंक में भर्ती करने के लिए आपके पास क्या है? आईबीपीएस है। बैंक में भर्ती करने के लिए आपके पास क्या है भाई? आईबीपीएस है। तो आईबीपीएस आपने देखा ही होगा किस किस के लिए भर्ती करता है। एसबीआई के लिए भर्ती करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो उनके लिए भर्ती करता है, सेबी के लिए भर्ती करता है, आरबीआई के लिए भर्ती करता है और रीजनल रूरल बैंक जो कि आपने देखा ही होगा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की जो भर्ती आती है उनके लिए। तो बेसिकली मतलब ये है कि आईबीपीएस केवल और केवल पब्लिक सेक्टर बैंक की भर्ती नहीं करता है, वो एसबीआई की भी भर्ती करेगा, सेबी के लिए भी, आरबीआई के लिए भी और आरआरबी के लिए भी। इन सभी के लिए वो भर्ती करने के लिए जिम्मेदार है। तो उसके पास बहुत सारा काम है। अब ये मत सोचना कि वो इसलिए टाइम से एग्जाम करा लेता है क्योंकि एक आधा एग्जाम ही तो कंडक्ट करवाना होता है। जी नहीं, जिसकी मंशा होती है ना, जिसका अपना ध्येय बना लिया है कि मुझे कोई काम टाइम से करना है, तो भैया करना
करना है, तो आईबीपीएस उसी के लिए जाना जाता है। इतने सारा लोड होने के बावजूद भी वो 8 से 9 महीने के अंदर पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है और अगले का एडवांस नोटिफिकेशन निकाल देता है, मैं इस दिन एग्जाम लेने वाला हूं। तो बहुत ही बढ़िया संस्था है भर्ती करने के लिए आपके पास आईबीपीएस। उसके बाद बात करते हैं कि पात्रता एवं योग्यता क्या है। यदि आप आईबीपीएस और राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हल्का सा संक्षिप्त परिचय आपको दे देता हूं। आपको देखिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी सब्जेक्ट। आप क्या होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी सब्जेक्ट या फिर संस्कृत से होने चाहिए। दोनों को ध्यान से समझिएगा। आप पीजी यानी एमए होने चाहिए किससे, या तो आप हिंदी से हो या फिर आप संस्कृत से हो। पहली कंडीशन क्या है भैया, ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन है आप एमए होने चाहिए किस सब्जेक्ट से भाई, हिंदी से या संस्कृत से। एंड देख लीजिएगा, एंड लगा है और नहीं है कोई। एंड के साथ क्या होना चाहिए भैया, इंग्लिश आपने पढ़ा होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। इंग्लिश आपने पढ़ा होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। अब चाहे आपने इलेक्टिव पढ़ा हो, चाहे आपने पूरा कंपलसरी पढ़ा हो, चाहे आपने एक सब्जेक्ट के रूप में जो कहते हैं ना क्वालिफाइंग इन नेचर होता है वो पढ़ा हो, आपकी मार्कशीट में किसी भी ईयर में एक जगह अंग्रेजी लिखा हुआ होना चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर है बात। तो एमए हिंदी है आप, एमए संस्कृत है आप, और बीए में आपने अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ है, तो भैया भूल जाइए, आप बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हैं आईबीपीएस एसओ की। उसके अलावा और क्या चाहिए, एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, किसी भी तरह का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है, या फिर आपने 10वीं में, आजकल सीबीएसई वाले बच्चे हो आप लोग, है ना, तो आपको 10वीं में कम्युनिकेशन उसके नाम से ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से पढ़ा दिया जाता है, तो वहां पे कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आईबीपीएस के द्वारा कनेक्ट होने वाली स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो सबसे पहले क्या करना है, एमए हिंदी कर लेना है या एमए संस्कृत कर लेना है। किया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, आप एलिजिबल हैं। आज जैसे नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भर दीजिएगा। उसके अलावा बीए में आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने कर लिया है, नहीं किया है तो समय मिलेगा आपको। इंटरव्यू तक ये आपके पास आ जाना चाहिए, इंटरव्यू की डेट तक आपके पास आ जाना चाहिए, तो आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और यदि आपने 10वीं में, 12वीं में कहीं भी कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ लिया है तो भी आप पात्र हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने के। आई होप कि आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रही होगी। कमेंट एक बार देख लेता हूं कोई जरूरी वाला। सर मेरे ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, चलेगा। हिंदी एज ए सब्जेक्ट नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिए ना, उल्टा क्यों समझ रहे हैं। मैंने बताया कि आपकी एमए हिंदी है क्या, एमए हिंदी या संस्कृत से है क्या। पहला कंडीशन ये है, एमए हिंदी या संस्कृत से हैं तभी आप अगले क्वेश्चन उठाएंगे ना। आप एमए हिंदी और संस्कृत से हैं तो ये अगला क्वेश्चन घटाएंगे कि बीए में इंग्लिश पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दोनों में कंट्राडिक्ट नहीं करिए, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एमकॉम वाले नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल, कैसे करेंगे एमकॉम वाले। आपको क्या चाहिए, एमए हिंदी या संस्कृत, भैया 2 ही सब्जेक्ट वाले चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन में बीए में जो है आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है सबको। आगे देखेंगे एज क्या है, फिर एज का क्राइटेरिया क्या है। अब बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल से बात है, बीए क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो कम से कम 20 तो रखेगा, ये सब रखेगा, तो कम से कम 20 साल रखी गई है। मैक्सिमम 30 डेज है, ये सबके लिए 30 ईयर्स है फॉर यूआर। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको पता ही है, जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की, और एक्स सर्विसमैन कोई है तो भी 5 साल की। तो यहां पर, और इसमें कम्युलेटिव भी मिलता है, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल ये, और ओबीसी का है वो तो 3 साल ये, तो टोटल आप 30 + 8 इक्वल टू 38 ईयर्स तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसको 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, तो एज का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला पेज क्या है हमारा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। आप बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा ही होगा, ज्यादा जोर किस पे है, रीजनिंग और मैथ और इन पे रहता है। लेकिन ये ऐसी भर्ती है जिसमें आपको मैथ को बिल्कुल हटा दिया गया है। क्योंकि आप ट्रांसलेटर या राजभाषा से जुड़े हुए होंगे तो आपको मैथ की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैथ को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, सीबीटी 1 पहले होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, और फिर इंटरव्यू होगा। 3 स्टेज में आपको यह परीक्षा देनी होगी। पहली स्टेज है सीबीटी 1 जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगले पेज पे हमने लिखा हुआ भी है, फिर भी लिख देते हैं। तो ये आपको केवल क्वालिफाई करनी होगी। कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, क्या क्या आएगा, वो भी अगली स्लाइड पर आपको देखने को मिलेगा। सीबीटी 2 आपके भैया फाइनल मेरिट में मार्क्स जोड़े जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, फाइनल मेरिट में आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। और इंटरव्यू के मार्क्स भी जो है
फाइनल मेरिट में आपके जोड़े जाएंगे। तो ये 3 स्टेज आपको क्लियर करनी है। और देखिए 3 स्टेज होने के बावजूद इसके बाद डीवी भी होना है। इतना प्रोसेस होने के बावजूद भी 9 से 10 महीने के अंदर आपकी सैलरी आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इतना फास्ट काम करता है आईबीपीएस। अगला देखेंगे। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीबीटी 1 में क्या क्या आएगा ये आपको बता देता हूं। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स के होंगे। टोटल 125 मार्क्स के होंगे। बताइए भाई, इसमें तो कोई प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज इसमें क्या देखने को मिली आपको? नो मैथ। जो मैथ से डरते हैं और बैंकर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। निश्चित रूप से फॉर्म भरिएगा, नोटिफिकेशन आने वाला है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन 25 मार्क्स के हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, अगर कोई परीक्षा आप सारे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने कंपटीशन देख लिया होगा, कितना गंभीर कंपटीशन रहता है बैंक में। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, अज्यूम करिए कि आपके पास 125 मार्क्स का एक एग्जाम हुआ है बैंकिंग का, और उसका प्री एग्जाम आपने ये दिया है, तो मेरिट कितनी जानी चाहिए दोस्तों? बताएंगे भाई सभी एक बार, जितने लोग बच्चे लाइव हैं बताइए। अज्यूम करिए अगर आप बैंकिंग के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका प्री एग्जाम आपने दिया है और 125 नंबर का है वो एग्जाम, तो मेरिट आपके हिसाब से कहां स्टैंड करनी चाहिए बताइए? आज आपकी आंखें खोल दूंगा मैं कि कितना खतरनाक कंपटीशन से दूर है ये परीक्षा। बताएंगे एक बार सभी बच्चे, आपके हिसाब से मेरिट कहां स्टैंड करनी चाहिए भाई प्री की? बहुत बढ़िया। 125 मार्क्स का प्री एग्जाम कंडक्ट हुआ है और आप सभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग में आपने देखा ही होगा, प्री जो है क्लर्क के और पीओ के आपने देखा ही होगा 100 मार्क्स के रहते हैं लगभग, है ना? मेरिट कहां स्टैंड करती है? 79, 80 यूआर की बात कर रहा हूं, मतलब 80 के आसपास जाके स्टैंड करती है। हाँ देखिए आने शुरू हो गए। 125 का अगर एग्जाम है तो 120 तो लाने ही पड़ेंगे भैया, बैंकिंग सेक्टर में आना है। जी हाँ, निश्चित रूप से ये धारणा बनी हुई है, लेकिन मैंने बताया ना आपको, ये भर्ती ऐसी है बच्चों, अगर आपने हल्की सी भी मेहनत कर ली ना तो बढ़िया तनख्वाह, क्लर्क से बेहतरीन तनख्वाह, बढ़िया नौकरी, आराम की नौकरी मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरिट स्टैंड करती है 16 नंबर पे। कितने पे? 116 पे नहीं, 16 नंबर पे। 125 में से केवल 16 मार्क्स आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये मिनिमम 12 तक भी गई है और मैक्सिमम 25 तक भी गई है। आज तक 25 से ऊपर नहीं बढ़ी और 12 से नीचे नहीं गई, और ये आउट ऑफ 125 बात कर रहा हूं मैं बच्चों, आउट ऑफ 125। ये 60, 100, 95, 85, 90, 95 भूल जाइए। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता देता हूं, ये भी बच्चे नहीं ला पाते हैं, 12 नंबर भी नहीं ला पाते हैं, उसमें भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लिटरेचर बैकग्राउंड के होते हैं, इसकी रीजनिंग थोड़ी सी टफ आती है, एसएससी वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंट आती है। लेकिन आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल पर हैं, तो आपने तो देखा ही होगा कि बैंकिंग की रीजनिंग कैसी होती है, तो आपने अच्छे से पहले से प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो आपके लिए इजी रहेगा। इसलिए आरडब्ल्यू ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को अवेयर किया जाए कि बच्चों अगर आप पहले से कर रखी है आपने एमए हिंदी से, तो निश्चित रूप से फॉर्म भर दीजिए, नहीं कर रखी है तो करिए, और करके अगर आपका कहीं और हो जाता है, क्लर्क बनने का सपना है क्लर्क बन जाते हैं, पीओ बनने का सपना है पीओ बन जाते हैं, वेल एंड गुड। हमें बेसिकली उद्देश्य क्या है? एक बढ़िया सी नौकरी सुनिश्चित करना। नहीं बन पाते हैं तो भैया आगे का अवसर खोलिए, अपने आगे की जो जर्नी है उसको थोड़ा सा और आसान बनाइए, और आप करके इसके लिए तैयारी करिए। तो बच्चों बहुत ही है ना, बिल्कुल हैरानी की बात कि आउट ऑफ 125 आपको 25 नंबर तक, 30 नंबर मान लीजिए, 35 मान लीजिए, कंपटीशन बढ़ा भी तो, अरे 50 मान लीजिए, 50% पे आज की तारीख में अगर मेरिट लग जाए तो वो बहुत ही आसान एग्जाम माना जाता है, जहां पर इतनी संख्या है, और संख्या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ही कम रहने वाले हैं। तो क्लियर है बच्चों? हाँ, ओनली 16 पर ही बता रहा हूं मैं, तो ऐसा घबराना नहीं कि 116 को 16 लिख दिया मैंने, इतनी ही मेरिट रहती है। फिर भी मैंने बता दिया आपको मैक्सिमम लेके चलना है, 30, 35, 40 तक भी आपको टारगेट करके चलना है, क्योंकि आप बैंकिंग वाले बच्चे हैं। अगला देखेंगे, प्रीवियस ईयर मेरिट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी कि आप लोग बच्चों अब तक 25 से ऊपर नहीं गई है, इसी को हमने टारगेट करना है। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न सीबीटी 2 का। सीबीटी 2 में आपको देखने को मिलेंगे 2 एमसीक्यू, मतलब सीबीटी 2 में जो देखने को मिलेंगे एमसीक्यू बेस्ड भी होगा और टाइपिंग भी करनी होगी आपको। टाइपिंग इन द सेंस जो ट्रांसलेशन आएगी ना, वो आपको कंप्यूटर में ही फीड करनी है साथ साथ, चाहे हिंदी से अंग्रेजी करनी हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी करनी हो। ये मेरिट बेस्ड रहता है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के देखने को मिलेंगे? टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही मार्क्स के होंगे। टोटल 47 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। राजभाषा
हम राजभाषा के जो है आपके पास 10 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद वन लाइनर ट्रांसलेशन जो है 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद टर्मिनोलॉजी 10 मार्क्स की रहेगी और मिसलिनियस इसमें कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, आपको टोटल 5 मार्क्स की रहेगी। इस प्रकार से मिलाकर ये टोटल 45 मार्क्स और 15 मार्क्स आपको यहां मिल गए, तो टोटल 60 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? CBT 2 ये मेरिट में जुड़ेगा आपकी। उसके बाद तीसरा जो टेस्ट है वो आपका इंटरव्यू है। इसकी मेरिट आपकी 30 के आसपास रहती है। पिछली बार 25 के आसपास थी, लेकिन मैंने मैक्सिमम लेके चला हूं कि 30 तक आप इसको मान के चल सकते हैं। आउट ऑफ 60 में बात कर रहा हूं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी नॉलेज का टेस्ट हो सकता है, बैंकिंग अवेयरनेस आपको कितनी है, उन सब के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। ये आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 60 मार्क्स तो होंगे आपके CBT 2 के, और जो आपके 100 मार्क्स होंगे इंटरव्यू वाले, इन दोनों को कन्वर्ट किया जाएगा 80:20 के रेशियो में। इसका एक पूरा पूरा शॉर्ट वीडियो हम आपको चैनल पे प्रोवाइड भी करेंगे और हम किस तरह से आगे इसको तैयारी करवा रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ये 60 बन जाएंगे 80 और ये 100 बन जाएंगे 20, तब जाकर आपको आउट ऑफ 100 आपको टोटल मेरिट बनानी पड़ेगी। और ये जो मेरिट है वो 60 से 70 के बीच में रहती है। फाइनल मेरिट आउट ऑफ 100, फाइनल मेरिट 100 में से 60 से 70 के बीच में स्टैंड करती है। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका डिवी हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी और जो भी आपको बैंक अलाउट होगा वहां जाके आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपकी तनख्वाह शुरू। काम क्या करना होगा वो अगली स्लाइड में लिखा होगा। काम मैंने बताई दिया आपको। एक अनुवादक का कार्य क्या होता है? एक राजभाषा अधिकारी का राजभाषा का प्रचार प्रसार करना। जो लोग हिंदी नहीं जानते उनको हिंदी की ट्रेनिंग देना, पढ़ाने का मौका मिलेगा। उसके अलावा राजभाषा हिंदी से संबंधित वो सारे कार्य, चाहे पत्रिकाएं छापना हो, लेख लिखना हो, चाहे अनुवाद करना हो, अपनी कार्य को हिंदी के प्रति बढ़ावा देना हो, हिंदी में टाइपिंग सिखाना हो, ये सारे कार्य इसकी जो प्रोफाइल में आते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने की मिलती हैं। तो भैया इसकी तैयारी कहां करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए आपके पास RWA का एक चैनल है, स्टेनो RWA, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। स्टेनो RWA एक चैनल है, यहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं 23 जून से। 23 जून से ये आप देख पा रहे होंगे राजभाषा हिंदी की जो क्लासेस हैं लगी हुई हैं। लाइव वाला पोर्शन पे जाते हैं और लाइव वाले पोर्शन पे जाके आपको सामने से देखने को मिलेगा कि ये सारी क्लासेस आपकी लगी हुई हैं। हमने स्टार्ट कर दिया है इन पे, तो आप यहां से आके आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस हिसाब से तैयारी करी जाएगी। और तैयारी करने के बाद आपका जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्या है एक डेमो के तौर पे इन वीडियोस को देख सकते हो। तो बच्चों, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो, बैंकिंग में करियर बनाना है और आप PG कर रखा है या करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया अवसर है आप लोगों के लिए। बच्चों, इस चैनल पर जाकर ये सारी डेमो वीडियोस आप देख लीजिएगा और लगातार RWA स्टेनो जो है इस पर अपनी वीडियोस और लाइव सेशन लेकर आ रहा है। वहां जाकर आप किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, PIQ कैसे सोल्व कराए हैं हमने और किस तरह का लेवल रहता है, वो सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में रहता है तो बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप जाइएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमारी टीम उसको पूरा देखती है, ऑब्जर्व करती है और कमेंट का जवाब भी दिया जाता है। आशा करता हूं आपका सेशन आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ एक एडिशनल जानकारी मिली होगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लाइव सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।